जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है क्लास 9 में बच्चे। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। 2 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, नहीं देखा तो बच्चे प्ले लिस्ट के अंदर जाओ, वहां पे आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। और ये आज तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ रखा है बच्चे, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, धातु क्या होती है, अधातुएं क्या होती हैं। और आज का टॉपिक है आपका उपधातु। उपधातु क्या होती है? तो बच्चे धातु अधातु के अलावा भी जो 118 आवर्त सारणी है ना, उसके अंदर उपधातु भी होते हैं 7। सिर्फ 7 ही उपधातु हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? जो धातु के गुण थे और जो अधातु के गुण थे, कुछ तत्व तो ऐसे हैं दोनों के गुण को दिखाते हैं। मतलब क्या कोई बिजली को प्रवाहित करता है, एक बिजली को नहीं प्रवाहित होता, तो कोई ऐसा तत्व है जो दोनों गुण दिखा सकता है क्या? हाँ बच्चे, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ऐसे तत्व हैं, ये बिजली को प्रवाहित भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। मतलब बच्चे अगर जर्मेनियम को रूम टेम्परेचर पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उसके अंदर से बिजली को प्रवाहित किया जाए तो वो बिजली को प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, अगर बच्चे उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या फिर उसके अंदर अशुद्धियां मिला दी जाए तब वो बिजली को प्रवाहित करता है। तो ये हुआ ना, दोनों काम कर रहा है। एक बार धातु का काम भी कर रहा है, मतलब बिजली को प्रवाहित भी कर रहा है जब उसमें अशुद्धियां मिला दी जा रही है या उसका तापमान बढ़ा दिया जा रहा है। और एक बार जब उसमें कुछ नहीं किया जा रहा तो वो नहीं प्रवाहित कर रहा है, यानी कि अधातु की तरह काम कर रहा है। तो दोनों का गुण दिखा रहा है। तो ये तत्व क्या कहलाएगा बच्चे? उपधातु कहलाएगा। इसी तरीके से और जर्मेनियम से क्या बनता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन से बच्चे आपके जो मेमोरी कार्ड है ना, सेमीकंडक्टर, इन्हीं दोनों तत्वों से बनते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन से। ठीक है, जितने भी प्रोसेसर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर सुना है ना, मोबाइल कहते हैं इतना रैम है, इतना प्रोसेसर है, तो वो जो बना होता है जिस डिवाइस का, जिस पदार्थ का बनता होता है, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो बच्चे, उपधातु क्या होता है? परिभाषा, कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच के या दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्व को उपधातु कहा जाता है। जो दोनों के हो या उनके बीच के गुणधर्म को प्रदर्शित करो, उनको उपधातु कहते हैं। तो बच्चे 7 हैं कुल, यहाँ पे 3 बता दिया है, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। ठीक है, पीरियडिक टेबल देखोगे बच्चे, बहुत उसमें अच्छे से दिया गया है। आवर्त सारणी देखा होगा या टीचर आपको जब भी स्कूल में पढ़ाएंगे तो उससे एक बार पूछ लेना, बच्चे सर इसमें इस आवर्त सारणी के अंदर धातु क्या है, उपधातु क्या है और अधातु क्या है, तो वो बहुत आराम से बता देंगे। उसमें कलर में दिया गया होता है वो, या फिर आप डायरेक्ट पढ़ोगे भी तो खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ तत्वों को अलग कलर से लिखा गया है, कुछ को अलग कलर से लिखा गया है, कुछ को अलग से। तो वो यही बता रहा है कि जो कलर के हिसाब से कि कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चे ये समझ में आ गया हो उपधातु क्या होता है। इसके बाद बच्चे उपधातु हो गया आपका यौगिक। यौगिक क्या होता है? तो बच्चे हमने आपको पहले भी समझा दिया तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक में क्या होता है, दरअसल होता क्या है, जैसे हमने आपको बताया था लोहे का, कि एक लोहे का कण था। ठीक है, क्या बताया था? एक एफिलिया हाफ O2 ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बना लिया, ये पहली वीडियो में बताया था ना, दूसरी वीडियो में, इस चैप्टर की दूसरी वीडियो में। ये क्या बना लिया? FeO। ये क्या था? जंग था, लोहा था, लोहा का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या होता है, लोहे में जंग लग जाता है, FeO बन गया था। तो इससे जो बन रहा था पदार्थ, एक इसके कण को क्या बोल रहे थे? अणु बोल रहे थे। और जो पदार्थ बन रहा था उसी को यौगिक बन रहे थे। अब देखो इसी के बच्चे ध्यान समझना, मैं इसको बिल्कुल भौतिक रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Fe का मतलब क्या है कि Fe का एक कण, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का O2, मतलब O2 का मतलब है होता है, हाफ लिखा गया है। O2 का मतलब होता है कभी भी हमेशा बच्चे O2 जो है वो अकेले इसका कण नहीं पाया जाता है। प्रकृति में O2 कभी अकेले नहीं पाया जाता है, जैसे Fe अकेले मिलेगा। ये O2 क्या होता है? 2 कण एक साथ ही रहते हैं O2 के। ठीक है, तो जहां पे लिखा गया है O2 और हमें Fe के साथ तो एक ही कण चाहिए, तो इसको हाफ O2 कर दिया, मतलब 2 का आधा क्या हो गया? 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक कण जाएगा सिर्फ इस अपक्रिया में भाग लेने, बाकी दूसरा कण इसका अपक्रिया में भाग नहीं लेगा। और O2 मिलेगा किस रूप में? इस रूप में O2, ऐसे जो मिलते हैं ना O2, ये O2, उसका वास्तव में क्या होता है? 2 परमाणु क्या होते हैं? ऑक्सीजन के एक साथ रहते हैं, तो उनको बोला जाता है O2। ठीक है, FeO का क्या मतलब है बच्चे? कि इसका जो कण है उसका एक Fe का कण है और एक ऑक्सीजन का कण है, इससे मिल के बना हुआ है Fe, और इसको क्या बोले थे? अणु बोले थे। ठीक है बच्चे, O2 भी क्या होता है? अणु होता है, पर इसमें परमाणु जो है एक ही तरह के होते हैं, पर इसमें क्या है? 2 परमाणु हैं, अलग अलग है, उसी को अणु बोलते हैं। और ये क्या था बच्चे? परमाणु था। ये क्या था? परमाणु था, ये पता है ना।
परमाणु कई सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तत्व बन जाएगा, अणु एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। अब देखो परिभाषा बच्चे क्या है, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, यहां पे सिर्फ दो ही हैं बच्चे पदार्थ, दो ही तत्व हैं। Fe भी एक तत्व था और ऑक्सीजन भी एक तत्व था। Fe का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल के क्या बनाया है, अणु बनाया। ठीक है, और यही परिभाषा दी गई है, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात है मतलब जैसे Fe का एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है, तभी FeO मतलब जंग बनेगा। ठीक है, निश्चित अनुपात होना चाहिए, फिक्स। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा बने पदार्थ को तत्व यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब ये एक अणु बना, यहाँ पे एक परमाणु था, एक ऑक्सीजन का परमाणु मिला तो एक अणु बना। ठीक है, अब जब इसी तरीके से लोहे का टुकड़ा है, उसमें तो हजारों मिलियन ट्रिलियन परमाणु है और हजारों मिलियन ट्रिलियन अणु बनेंगे, और उन सबको जब एक साथ बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, यौगिक बोला जाएगा। और वही क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे जल, जल ये क्या है, यौगिक है। नमक, चीनी, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, यौगिक है। जल का जैसे उदाहरण देखो बच्चे, इसका सूत्र होता है H2O। इसका क्या मतलब है बच्चे, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, दो परमाणु, ये हो गए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का एक परमाणु, जब मिल के तैयार होता है तो ये एक अणु बनता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब कई सारे अणु एक साथ लिखे जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। ठीक है, पर जब H2O लिखा गया है तो ये सिर्फ एक अणु को दिखा रहा है कि पानी का कितना अणु है, एक अणु है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब एक है। ठीक है, जैसे FeO था तो ये एक अणु था। ठीक है, यही पे बच्चे कहीं तो कहीं भी देखा होगा रासायनिक समीकरण में यहाँ पे 14, 15 लिखा होता है, उसका मतलब है इस तरीके के कितने हैं, 14, 15, 16 जितना लिखा रहेगा उतना है। ठीक है, तो वो क्या है, अणु है। क्लियर आया। ठीक है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है। यौगिक में जो नाम, जो सूत्र लिखा जाता है बच्चे, वो क्या होता है, एक अणु का सूत्र लिखा जाता है, और उससे मिलके पूरा एक नया चीज बड़ा सा बनेगा कोई चीज, तो उसको यौगिक बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसी की दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो, यौगिक क्या होता है, अणुओं से मिलके बना होता है। बहुत समझने वाली बात। ठीक है, यौगिक क्या होता है, अणुओं से मिलके बना होता है यौगिक। बात क्लियर है। इसी तरीके से NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है बच्चे, NaCl, वाटर का ये H2O हो गया। ठीक है, चीनी का याद नहीं है अभी मेरे को, कुछ है इसका भी, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। ठीक है, तो ये है बच्चे यौगिक। उम्मीद है समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। ओके, इसको नोट करो। अब हमारा बच्चे यौगिक हमारा हो चुका है, अब हम आ जाते हैं कहां पे, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण को समझो भाई, मिश्रण क्या होता है, किसी भी बच्चे दो पदार्थ को लो और आपस में मिला दो, वही कहलाएगा मिश्रण। अब कोई पदार्थ है, पदार्थ, पानी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, चीनी क्या है, पदार्थ है, और चीनी को ही क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, पानी को ही यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में बच्चे बुक में मिल सकती है कि किन्हीं दो तत्वों को या फिर किन्हीं यौगिक को मिलाने से, और उसी को तत्व जो है, यौगिक जो है वो क्या है, पदार्थ ही है, तो है ना, पानी क्या है, पदार्थ है। हम ये भी तो कह सकते हैं सीधा कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो हमने वही परिभाषा लिख दिया, दो या अधिक पदार्थों को आपस में मिलाना मिश्रण कहलाता है। किन किन चीजों का, तो उदाहरण आप लिख सकते हो, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण। ठीक है, चीनी नींबू का मिश्रण, पानी का मिश्रण। ठीक है, तो एक दो उदाहरण लिख लो, जैसे चीनी, पानी, चीनी पानी का मिश्रण, चीनी पानी नमक का मिश्रण, ऐसे लिख लेना, बस एक लिखते रहे। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हो। किसी भी चीज को बच्चे, दो भी चीज, कोई भी चीज है भाई, कोई भी चीज है, दाल चावल को मिला दिया, आपस में मिश्रण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, मिश्रण बच्चे दो तरीके का बताया गया। अगर वो मिश्रण क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, आप मिलाए और वो मिल गया तो उसको कहेंगे समांगी मिश्रण, और अगर वो नहीं मिल रहा तो उसका क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। अब समझो बच्चे, समांगी को पहले समझो। इसका उदाहरण लेते हैं शरबत का, पानी और चीनी। जस्ट एज्यूम करो कि एक भगोना है, भगोना पूरा आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, उसमें एक पसर चीनी मिला दिया, पसर समझ रहे हो ना, एक हथेली पर ऐसे चीनी मिला दिया और अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद क्या किया, भगोने को रखा है टेबल पे, आपने क्या किया, भगोने के एक साइड से एक चम्मच शरबत को टेस्ट किया, आहा, उसके बाद दूसरी साइड से टेस्ट किया, आहा, क्या दोनों के टेस्ट में अंतर मिलेगा क्या, जवाब होगा नहीं, दोनों टेस्ट क्या होंगे, एक तरह के होंगे। यानी कि जिन भी चीजों को आपने मिलाया है, और जो चीजें मिलाई जाती है बच्चे, इन्हीं को घटक बोलते हैं।
घटक क्या है, किन किन चीजों से मिलके बना है। तो शरबत क्या है, चीनी और पानी से मिलके बना है। तो इनके घटक, जो घटक हैं उनका संगठन क्या है, पूरे पानी में एक जैसा है। आप चाहे इस कोने से मिल टेस्ट करो, यहां से टेस्ट करो, या बिल्कुल नीचे से टेस्ट करो, हर जगह क्या होगा, उनका टेस्ट एक जैसा होगा। मतलब जो पदार्थ मिले हैं, जो भी घटक है, उनका संगठन, वो जो मिले हुए हैं वो हर जगह एक समान है। तो उसको क्या बोलेंगे, समांगी। अब विसमांगी क्या होगा, इसका उल्टा होगा। अब देखो परिभाषा बच्चे, समांगी की मैं परिभाषा लिख देता हूं। समांगी वह मिश्रण जिसमें घटकों के संगठन, घटकों के संगठन एक समान हो, एक समान हो पूरे मिश्रण में, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी पानी का उदाहरण मैंने बताया ना, कि उनको घटक बोल रहे हैं बच्चे, जिन जिन चीजों से वो मिलके बन रहा है। तो चीनी और पानी से मिलके बन रहा है, तो उन्हीं को बोल रहे हैं घटक। तो दो घटक है और दोनों का संगठन, मतलब वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो मिल रहे हैं वो क्या है, हर जगह बराबर ही है ना, तो उन्हीं को बोल रहे हैं। तो वह मिश्रण जिसमें घटकों के संगठन एक समान हो पूरे मिश्रण में, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, ये आप परिभाषा आराम से लिख सकते हो, एकदम समझदार हो, समझ वाली है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। इसमें उदाहरण क्या लिखोगे, जैसे शरबत बना सकते हो। ठीक है, शरबत लिख लो। अब पानी, चीनी, जल और चीनी। ठीक है, ओके, एक एक उदाहरण लिख लो बस। ठीक है, इसके बाद बच्चे विसमांगी समझो। विसमांगी मिश्रण पूरा नहीं लिख रहे, विसमांगी। विसमांगी मिश्रण क्या होता है भाई, ये क्या होगा। आप बच्चे बालू और पानी को मिलाओ, आप कितना भी घोल लो, आप जैसे ही घोलना छोड़ोगे, बालू क्या हो जाएगी बच्चे, पानी के नीचे तुरंत बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा। क्या इसमें जो दोनों घटक थे, दोनों का संगठन, दोनों का मिलना हर जगह बराबर रह पाया? नहीं, बालू की मात्रा नीचे ज्यादा है, पानी की मात्रा ऊपर ज्यादा है। ये क्या हुआ, विसमांगी। पानी और यूरिया को ले लो, पानी और यूरिया जो घर में आती है, इसको आप कितना भी घोल लो, ये घुलेगी नहीं उसमें। ये क्या है, विसमांगी मिश्रण है। पानी और तेल को ले लो, सरसों का तेल, कितना भी घोल लो नहीं घुलेगी। तो इनके संगठन क्या है, एक समान नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या लिखोगे, वह मिश्रण जिसमें घटकों का संगठन एक समान ना हो, उसको क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। इसमें उदाहरण दे सकते हो बच्चे, जैसे रेत और पानी, रेत और पानी ये है। और क्या दे सकते हो, पानी और तेल, पानी और तेल, तेल कोई सा भी, सरसों का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, पानी में मिलाओ कभी नहीं मिलेगा वो। ठीक है, तो ये उसके उदाहरण दे सकते हो। तो बच्चे हमने मिश्रण समझा, समांगी मिश्रण समझा, विसमांगी मिश्रण को समझा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है बच्चे समझ में आया। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।